मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। चलिए कंप्यूटर की अगली आज की क्लास में हम देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि आपको पढ़ाया जाएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो हेडिंग डाल लीजिए और इसे समझा दिया गया था अच्छे से। आज उसके बारे में आपको नोट्स लिखवाना था, तो हेडिंग डाल लीजिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हेडिंग डालेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर इसको टेबल के रूप में बनाएंगे। तो इसकी हिंदी लिखे थे, हम आपको लिख दिए थे पिछले टाइम पे, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ लिख देते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हिंदी में या अंग्रेजी में, दोनों में रहेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो इसमें आप लिख लीजिए, देखिए क्या है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देख लीजिए इसे। यहाँ पे डालेंगे पीढ़ी, यहाँ डालेंगे वर्ष, उसके बाद डालेंगे स्विचिंग, डिवाइस, इसके बाद डालेंगे स्टोरेज डिवाइस। टेबल के रूप में बनाएंगे आप, चार कॉलम बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है। इसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या लिखना है वो बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आता है आपका पहला कॉलम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसके बाद ये पांचवा। शेड्यूल नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पीढ़ी में लिखिए प्रथम, वर्ष लिखिए 1940 से 56 के बीच में। और इसमें जो प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और जो इसमें स्टोरेज डिवाइस था वो क्या था, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। इसके बाद ब्रिटिश श्रेणी आता है आपका। ब्रिटिश श्रेणी का जो कंप्यूटर था वो 1956 से लेके 1963 तक रहा चलन में। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर कल आपको बताया गया था कि पहले वैक्यूम ट्यूब था, फिर ट्रांजिस्टर लगा देगा जिससे उसकी स्पीड बढ़ गई। और ये कब लगाया गया, 1956 से 1963 के बीच में। अच्छा, अभी बताएंगे एक एक करके, पहले नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक पोर्ट, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस मतलब कि जिसमें आप सारी सूचनाओं को रखते हैं। स्विचिंग डिवाइस मतलब उसमें क्या बदल जाएगा, स्टोरेज डिवाइस मतलब कि
कंप्यूटर को अगर काम करवाना है तो कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों का क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो रखने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी लगानी पड़ेगी। जो मेमोरी लगाई जाएगी वो पॉलीमैग्नेटिक ड्रम की, यानी बहुत बड़ी साइज है। इसका मैग्नेटिक कोर मतलब उसे कुछ छोटा कर दिया गया। माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ माइक्रो टेक्नोलॉजी लगाया गया है। इसका सेम कंडीशन यहाँ भी रहा, वही ऊपर वाली चीज के। इसके बाद आता है आपका सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया गया। सेमीकंडक्टर के बाद में जो लाया गया, सेमीकंडक्टर की मेमोरी बनाई गई, यानी मेमोरी का साइज और छोटा कर दिया गया। इस वाले में चतुर्थ वाले में इसी के ऊपर कौन सा है, तृतीय वाला। इसमें क्या किया गया, तृतीय जो कंप्यूटर के अंदर तीसरा जो बदलाव आया वो कब आया, 1964 से लेकर के 1971 के बीच में। और इसमें क्या किया गया, हमने आपको बताया कि पहले क्या आया, वैक्यूम ट्यूब, इसके बाद कौन सा है, ट्रांजिस्टर। इसके बाद आपको याद होगा, पिछला लेक्चर अगर आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो उसमें याद होगा ट्रांजिस्टर के बाद क्या आया था चलन में, आईसी आई थी, आईसी। और आईसी का फुल फॉर्म हमने क्या बताया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। और इसके बाद में ये चौथे में क्या है, चौथा कब आया, 1971 से लेके वर्तमान, यानी अभी तक है, 1971 से लेकर वर्तमान अभी तक है। इसमें क्या किया गया, बड़े पैमाने पर आईसी का बताया कि आपको ट्रांजिस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर को क्या बोलते हैं, आईसी। पिछले लेक्चर में बताया बहुत अच्छे से। और जो आईसी होता है, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसी को और ज्यादा जोड़ दिया गया बड़े पैमाने पे, तो किसमें आ गया, चतुर्थ वाली श्रेणी में। और पंचम में देखिए क्या होगा, जो पंचम श्रेणी थी, इसमें ये कब से कब तक है, ये वर्तमान, मतलब ये श्रेणी कंप्यूटर अभी चल रहा है 2000 से वर्तमान से आगे तक। अब इसमें क्या है, बदलाव करने की उम्मीद जगी है कि वर्तमान से लेकर के और आगे तक इसमें बदलाव किया जा सकता है। कैसे कैसे कि इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ बड़े पैमाने पर आईसी का प्रयोग होगा, यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़े पैमाने पर। तो वही है कि संख्या आप क्या करते जाएंगे, आईसी का बढ़ाते जाएंगे तो आपको कंप्यूटर का स्पीड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सबसे बड़े पैमाने पर आईसी का प्रयोग जितना ज़्यादा करेंगे, तो आईसी का प्रयोग बड़े पैमाने पे तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो वो चीज़ें ठीक, इसमें जो अब क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेमोरी का यूज करना पड़ेगा, और उस समय जो है आपकी ये सारी मेमोरी फिल्ड कर दी जाएगी। और एक जो नई टेक्नोलॉजी आई है, उसका मैं जब नाम लिखने जा रहा हूँ, पहले नाम लिखूंगा फिर समझाऊंगा, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल डिस्क, ये आपका देखिए पीढ़ी, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसकी ये पीढ़ियाँ हैं। ठीक, एक बार इसको नोट डाउन करिए तो फिर बता दूँ। चलिए देखिए,
प्रथम पीढ़ी जो आई थी आपके कंप्यूटर की, देखिए बिल्कुल हिस्ट्री की तरह है, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर आया था 1940 से, अब आइए एक बार ध्यान से समझ लीजिए, एक बार समझाएगा ध्यान से अच्छे समझिएगा। जो पहली पीढ़ी है प्रथम, वो कब आई थी? 1940 से 1956 के बीच में। इसमें स्विचिंग डिवाइस, जिस डिवाइस का इसमें प्रयोग किया जा रहा था वो था वैक्यूम ट्यूब, जिसकी वजह से कंप्यूटर का आकार क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। और स्टोरेज डिवाइस, स्विचिंग डिवाइस मतलब वो डिवाइस जिसको लगाने से कंप्यूटर काम करता है, और स्टोरेज डिवाइस मतलब वो डिवाइस जिसके अंदर कंप्यूटर की सारी जानकारियों को भर करके रखा जाता है। उस तरह भर करके एक तरह से बर्तन समझ लीजिए, जिसके अंदर आपको खाना बना लिए हैं, तो खाना किस तकनीकी से बनाया जा रहा है उसे आप कर सकते हैं स्विचिंग डिवाइस। और खाना बनाने के बाद या फिर बनाते समय जो आपका दिमाग लग रहा है उसमें, उस दिमाग को आप कहाँ रखे हैं, मतलब कंप्यूटर अगर काम कर रहा है तो उसके पीछे वो अपना दिमाग लगा रहा होगा, और जो दिमाग लगा रहा है उस दिमाग के अंदर जो सूचनाएं भरी पड़ी हैं, तभी वो दिमाग लगाएगा। जो सूचनाएं उसके दिमाग में भरी पड़ी हैं वो सूचनाएं स्टोरेज डिवाइस के अंदर रखी जाती हैं, और वो स्टोरेज डिवाइस उसकी कार्य करने की शैली से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो कहने का मतलब ये कि कंप्यूटर जो बनाया गया, प्रथम कंप्यूटर 1940 से 1956 के बीच में जो प्रथम कंप्यूटर बनाया गया, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, और कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो सूचनाएं उसके दिमाग में भरी गई, तो उसके दिमाग में भरी गई, तो वो जो दिमाग था वो किसका बना हुआ था? मैग्नेटिक ड्रम का। और उसी दिमाग के अंदर मैग्नेटिक ड्रम मतलब आप लोग देखेंगे मेमोरी कार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसके अंदर कुछ मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है ताकि जो आपकी सूचना होती है वो वर्षों वर्षों तक उसमें सुरक्षित रहती है। आपका जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, जैसे आपका पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, या फिर और भी ढेर सारी चीज़ें, हार्ड डिस्क है कंप्यूटर में जो रखती है, तो ये मैग्नेटिक ड्रम हुआ, ये बहुत बड़े आकार का होता है। फिर दूसरा जो है कंप्यूटर 1956 से 1963 के बीच में, इसके अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर क्या है ये पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। जो लोग नए आए हैं, अभी नए जुड़े हैं, आज का लेक्चर देख रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है कि उनके व्हाट्सएप पे पहले 2 लेक्चर भेजे, पहला जो इससे पहले वाला लेक्चर है और उससे पे 2 लेक्चर वो भेज दिए गए हैं, उसको वो रिवाइज कर लें, तभी उनको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है इसके पहले वाला जो दूसरा लेक्चर है उसमें अच्छे से समझा दिया गया है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया जा रहा है वो द्वितीय पीढ़ी में किया जाता है। इससे क्या होता है? एक छोटा ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक छोटा शॉर्टकट रास्ता निकलता है कार्य करने के तरीके को, जिसका प्रयोग यहाँ किया गया है। और मेमोरी को घटाने के लिए क्या कर देगा? मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया, मतलब उसी को कॉम्पैक्ट कर देगा। जैसे टीवी बड़ी सी थी तो उसको और चपटा करके छोटा कर देगा, वही काम यहाँ पे किया गया है। तो ये द्वितीय श्रेणी का कंप्यूटर होगा, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। फिर द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में क्या होगा? द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था 1964 से 1971 के बीच में आया, और इस कंप्यूटर के अंदर फिर से ट्रांजिस्टर जो था उसको हटा करके आईसी लगा दिया गया। अब ये आईसी क्या होता है? आईसी कुछ नहीं होता है, ये ट्रांजिस्टर का ही एक समूह होता है। अगर मान लीजिए ये आपका ट्रांजिस्टर है, दूसरे लेक्चर में बताया गया था, तो आईसी क्या होता है? आईसी ट्रांजिस्टर हमेशा 3 लेग का होता है, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। जहाँ तक रही बात आईसी की, तो आईसी क्या होता है? आईसी के अपने खूब ढेर सारे लेग्स होते हैं, मतलब पैर होते हैं, यानी कि ये इसका क्या है? ट्रांजिस्टर का समूह है। जैसे इसमें 3 लेग्स है तो, और इसमें क्या है? हजारों लेग्स बन सकते हैं, लाखों लेग्स। अब इतना ज़्यादा लेग्स नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी 100, 200, 300, 500 लेग्स का एक आईसी बन जाता है। और इस आईसी को क्या किया जाता है? कहीं भी फिट कर दिया जाता है, यानी ग्रुप। इसी का क्या हो जाता है? इसी का अगर समूह हम कर देंगे ट्रांजिस्टर का, तो क्या बन जाएगा? आईसी बन जाएगा। तो ट्रांजिस्टर का समूह को मिलाकर क्या बना दिया गया? आईसी बना दिया गया। और इसमें मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया सूचनाओं को रखने के लिए इस कंप्यूटर में। इस कंप्यूटर को कब चलन में ये कंप्यूटर आया था? 1964 से 1971 के बीच में, और ये तृतीय श्रेणी का कंप्यूटर है। इसके बाद होता है चतुर्थ श्रेणी का कंप्यूटर, ये 1971 या उसके बाद आया था, और ये वर्तमान तक अभी चल रहा है। बड़े पैमाने पर इसमें किसका प्रयोग किया गया? आईसी का, मतलब पहले ट्रांजिस्टर को जोड़ करके आईसी बनाया गया, अब खूब ढेर सारे आईसी को जोड़ करके एक चतुर्थ श्रेणी का कंप्यूटर बनाया गया। और एक चीज और, इसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया गया। सेमीकंडक्टर एक्चुअली आप लोग फिजिक्स में बहुत पढ़े होंगे, एनपीएन से पीएन जंक्शन डायोड पढ़े होंगे, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो दोनों तरह से बिहेव करते हैं। जैसे एक होता है कुचालक, एक होता है सुचालक। तो जो सुचालक होता है उसमें आप करंट पास करेंगे तो करंट को पास कर देगा, अगर, और जो कुचालक होता है उसमें करंट पास करेंगे तो करंट को पास नहीं करेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? दोनों तरह का व्यवहार रखते हैं।
मतलब करंट पास करने का व्यवहार रखते हैं, करंट नहीं भी पास करने का व्यवहार रखते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। आपके मोबाइल में जो ढेर सारे आईसी और चिप और जो पूरा सिस्टम उसका लगा हुआ है, जो पूरा मोबाइल आपका हार्डवेयर से बना हुआ है, जो इतना पतला सा दिखता है, इसके अंदर खूब ढेर सारे सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। और इन सेमीकंडक्टर्स को बहुत ज़्यादा बिजली नहीं चाहिए होती है, इसीलिए जो आपका मोबाइल चार्जर होता है वो क्या करता है, जो आपके घर में 220 वोल्ट की बिजली आ रही है उसको कितने वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, 5 वोल्ट में। अब कहाँ 220 वोल्ट आपके बोर्ड में आ रही है, चार्जर लगा के आप उसे 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही 5 वोल्ट क्या होता है, वही 5 वोल्ट सेमीकंडक्टर यानी आपके मोबाइल में जो सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जा रहा है उसको दिया जाता है। ये सेमीकंडक्टर इतने कमज़ोर होते हैं कि इनको अगर 220 वोल्ट पे रखा जाए तो ये जल जाएंगे, है ना। तो इनको जलने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, चार्जर का प्रयोग किया जाता है। वो क्या करता है, आपकी वोल्टेज को लो कर देता है। तो वही यार कंप्यूटर में भी है, कंप्यूटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। आपको ध्यान होगा पहले लेक्चर में बताए थे SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, वो क्या काम करता है, CPU के सारे दिमाग सारे हिस्सों को पावर सप्लाई भेजने का काम करता है। तो कुछ इसी तरह से वो भी वही काम करता है, जो आपके बोर्ड से 220 वोल्ट का आता है, 220 वोल्ट की जो बिजली आती है उसको कितने वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, 5 से लेकर के 15 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और CPU के सारे हिस्सों में उसे भेज देता है। CPU के सारे हिस्से कौन कौन से होते हैं ये आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया गया है, तो इसलिए आप इस लेक्चर को देखने से पहले के 2 लेक्चर जरूर देखिएगा ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद आता है आपका पंच श्रेणी का कंप्यूटर, वर्तमान से आगे यानी कि वर्तमान से बाहर जाएगा। सबसे बड़े पैमाने पर आईसी का प्रयोग, मतलब पहले थोड़ा सा आईसी का प्रयोग किया गया था चतुर्थ श्रेणी में, लेकिन पंच श्रेणी में बहुत ढेर सारे आईसी का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए बहुत ढेर सारे आईसी का प्रयोग करना है तो ऐसा थोड़ी है कि भूसा की तरह है कि बहुत ढेर सारे आईसी को आप भर देंगे किसी में तो चलने लगेगा, नहीं। उसके लिए अगर बहुत ढेर सारे आईसी का प्रयोग करना है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज करनी है, बहुत ढेर सारी आईसी लगा करके, तो उसके लिए आपको बहुत ढेर सारा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और जब बहुत ढेर सारा आईसी लगा के, बहुत ढेर सारा सोच के, बहुत ढेर सारा दिमाग लगा करके एक ऐसा कंप्यूटर तैयार कर लेंगे जिसकी बहुत तेज स्पीड होगी, तब वहाँ से शुरू होती है सुपर कंप्यूटर की कहानी। सुपर कंप्यूटर आपके मौसम की जानकारी देता है। पूरी पृथ्वी के ऊपर जो बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं आकाश में, वो क्या करती हैं, 1-2 सेकंड में पूरे मौसम की जानकारी आप तक पहुंचा देती हैं। समाचार आप देखते होंगे तो उसमें दिखाता है यहाँ का टेम्परेचर, ये पल पल की खबर उसमें क्या होती है, कैद होती रहती है, और वो कंप्यूटर कभी हैंग नहीं करता है। उसका कारण ये है कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट मिल करके खूब ढेर सारे आईसी और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक ऐसा कंप्यूटर बनाते हैं जो बहुत तेज कार्य करता है। आप तक ये जो वीडियो पहुंच रही है, आप इसे क्लिक करके खोल करके बड़े आराम से घर पे बैठे हुए देख रहे हैं, इसके पीछे भी सुपर कंप्यूटर का ही हाथ है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पे जो वीडियो आपको भेजी जा रही है वो आप उसे वहाँ से खोल करके क्लिक करके देख रहे हैं, तो आखिर यहाँ की वीडियो वहाँ तक जाने के पीछे इंटरनेट जुड़ा हुआ है। और ये इंटरनेट कुछ नहीं है, ये एक ऐसा बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है जो बहुत तेज कार्य करता है, और हम यहाँ से अगर कोई चीज़ भेजते हैं तो वो आप तक पहुँच जाता है। इंटरनेट को आप एक ऐसा कंप्यूटर मानिए जिसे भारत के नहीं पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है सारे लोग मिलकर उसे चलाते हैं। सोचिए कितना पावरफुल वो कंप्यूटर होगा, जिसमें आपके भारत की जो जनसंख्या लगभग 132 से 131 करोड़ के आसपास है, और इसमें से लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल का यूज करते हैं। तो इतना ढेर सारा यूज मोबाइल का जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो 100 करोड़ यूजर्स, आपका जो मोबाइल है उसे बहुत यूज करते होंगे, तो सिर्फ आप यूज करते होंगे या आपके घर के लोग यूज करते होंगे, लेकिन जो इंटरनेट जैसा जो कंप्यूटर है, जो बड़ा वाला कंप्यूटर है जिसे हम इंटरनेट करें, उस कंप्यूटर को तो पूरा भारत यूज कर रहा है, और यहाँ तक कि पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व यूज कर रहा है। तो अब ये सोचिए कि उस कंप्यूटर का मेमोरी, हार्ड डिस्क और ये कितना बड़ा होगा, और कितना सूटेबल और कितना अच्छे तरह से क्लासीफाई करके सारी चीज़ों को उसमें रखा गया होगा कि आप कोई भी जानकारी इंटरनेट से तुरंत ले सकते हैं, तुरंत दे सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा लेट होता है, उसका कारण ये है कि नेटवर्क जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से। तो ये ढेर सारी जो चीज़ें हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पंचम श्रेणी का कंप्यूटर है इसके अंदर खूब ढेर सारी आईसी लगा देंगे आप, बहुत तेज इसको बना देंगे, और ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। इसीलिए देखिए सुपर कंप्यूटर को बनाने में कई साल लग जाते हैं, है ना, और बहुत कम ही बन पाते हैं। नहीं तो अगर जैसे आम कंप्यूटर बनते हैं, तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के जो कंप्यूटर है, जो 1971 में वर्तमान से 1-2
10-15 या 100-200 आईसी लगा के जो कंप्यूटर बनते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, किसी दुकान के पास जा रहे हैं तो वो जो कंप्यूटर यूज होता है उसमें बहुत ढेर सारी आईसी नहीं लगी होती है, कुछ फिक्स आईसी लगी होती है क्योंकि उसका उतना काम ही नहीं है, उसका जितना काम है उतने के लिए सिर्फ आईसी लगा देंगे तो चल जाएगा। लेकिन सुपर कंप्यूटर का काम बहुत बड़ा होता है, बहुत ढेर सारे लोगों को मैनेज करने के लिए होता है, इसलिए इसमें बहुत ढेर सारा दिमाग लगा कर बहुत ढेर सारे आईसी लगा करके कार्य किया जाता है। एक चीज़ और है कि इसी में जैसे अभी आपका जो है 3G या 4G टेक्नोलॉजी है, इसका 5G 6G 7G 10G या ऑप्टिकल फाइबर जो जियो अभी लॉन्च करने वाला है जल्दी, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, वो क्या होता है ना, वो ऑप्टिकल जैसे आपका जो तार है, अभी क्या आपका जो तार लोहे का बना हुआ है, उस लोहे के तार से कोई भी डाटा ट्रांसमिशन होकर के इंटरनेट की केबल आती है, बनारस में, बेंगलोर में, हर जगह पे अपना अलग अलग सर्वर है, वहाँ से आप जो है यूज करते हैं। लेकिन जो नेट का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं केबल के माध्यम से आया हुआ है और केबल में धातुओं का प्रयोग किया जाता है, तो जो धातु का प्रयोग किया जाता है उसके अंदर जो सिग्नल्स आपके आते हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी तार है अगर उसमें सिग्नल्स जा रहे हैं तो वो तार कुछ देर के लिए क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऊर्जा का विषय होता है और सही से जो सूचना जहाँ तक पहुँचती तो है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं पहुँचती है जितनी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में पहुँचती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है आपका, ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर प्रकाश की किरण की गति से कोई भी सूचना आप भेज सकते हैं। मैं इस बात को यहीं पे रोक रहा हूँ, अगले क्लास में आपको अच्छे से बताया जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है और इसके आने से हमारे जो जनरेशन है 4G 5G 6G वो आ जाएगी और उससे हम नेट और फास्ट चलाने लगेंगे। आज की क्लास बस इतना ही, थैंक यू। अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, उसका टेबुलर फॉर्म बना करके क्लासीफाई करेंगे, और एक और हेडिंग है डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।